हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि सभी बच्चे खुश होंगे, अच्छे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी के पोर्शन पर। हिंदी आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली 18 जनवरी को किस किस प्रकार से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आपकी परीक्षा में हिंदी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि हिंदी के प्रश्न टोटल आपसे 20 पूछे जाते हैं, वो भी आपसे अनुच्छेद के माध्यम से पूछे जाएंगे। अनुच्छेद आपसे परीक्षा में 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे और प्रत्येक अनुच्छेद में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप आज की क्लास में केवल एक ही अनुच्छेद के माध्यम से संपूर्ण हिंदी को समझ जाएंगे कि हिंदी वाले पोर्शन को कैसे करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुच्छेद को कैसे पढ़ना है, अनुच्छेद को कैसे समझना है और उसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर सही तरीके से आपको कैसे देना है। तो चलिए आपसे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके सामने लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। पहला अनुच्छेद, आप बहुत ही गंभीरता से इस अनुच्छेद को पढ़ें, समझें। समझ के यदि आप अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो आप 5 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दे पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही आराम से आप पढ़ेंगे, समझ कर। ज्यादा तेजी से आपको अनुच्छेद को नहीं पढ़ना है। यदि आपने अनुच्छेद को तेजी से पढ़ा तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में ना आए और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मिलने में कठिनाई हो। तो आपको जो आपसे परीक्षा में 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, आप प्रत्येक अनुच्छेद को बहुत ही आराम से समझ कर पढ़ेंगे। चलिए एक बार देखते हैं इस अनुच्छेद को क्या है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे वर्ष 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को
संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। इनकी कुछ प्रमुख कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। ये आप इस प्रकार अनुच्छेद को पढ़ेंगे ताकि पूरा अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब इस अनुच्छेद से आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब तथा कहां हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब तथा कहां हुआ। तो यदि आपने अनुच्छेद अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप उत्तर को जान गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। आप उन 4 ऑप्शन में से मतलब 4 उत्तरों में से एक उत्तर सही होगा। आप सही उत्तर को चयनित करें और आप बताएं कि इस प्रश्न का यह उत्तर सही है। आप पहला ऑप्शन आपका है, प्रश्न आपका है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब तथा कहां हुआ। पहला ऑप्शन है 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले में। दूसरा ऑप्शन है 30 दिसंबर 1908 को उमरिया जिले में। तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1907 को खगड़िया जिले में। चौथा ऑप्शन है 30 सितंबर 1908 को उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। आप देखेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था मुंगेर जिले में। देख रहे हैं मुंगेर जिले में 30 सितंबर 1908 को हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले में। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले में हुआ। 30 सितंबर 1908 को हुआ। यह रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे एक बार। अगला प्रश्न भी यदि आपने अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप अगले प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखेंगे एक बार। अगला नंबर 2, किस काव्य कृति के लिए
के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। किस काव्य कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन है। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें एक ऑप्शन या एक उत्तर आपका सही होता है। तो पहला उत्तर आपका है, देखेंगे आप, पहला उत्तर आपका है संस्कृति के 4 अध्याय। दूसरा है आपका उर्वशी। तीसरा ऑप्शन आपका है हुंकार और चौथा ऑप्शन आपका है कुरुक्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखेंगे आप। लिखा है अपनी काव्य कृति, यहां देखेंगे आप, लिखा है अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लिखा है किस काव्य कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? उर्वशी। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उर्वशी। उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अनुच्छेद में भी आपको उत्तर मिल रहा है यदि आप अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? आपसे परीक्षा में एक अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 4 अनुच्छेद में टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई है कितनी? 20। तीसरा देखेंगे ऑप्शन। तीसरा आप प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? नहीं है। इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? और इस प्रश्न के भी आप 4 उत्तर सुनेंगे और ज्ञात करेंगे कि कौन सा उत्तर आपका सही है। 4 उत्तर हैं। पहला आपका उत्तर है रश्मिरथी। दूसरा उत्तर है आपका है परशुराम की प्रतीक्षा। तीसरा उत्तर आपका है उर्वशी और चौथा उत्तर आपका है चिंतामणि। तो लिखा है इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है? देखेंगे एक बार आप। यहां पर आपका जो है रश्मिरथी, ये रहा आपका, ये दिनकर जी की कृति है। परशुराम की प्रतीक्षा भी दिनकर जी की कृति है। उर्वशी भी दिनकर जी की कृति है। लेकिन चिंतामणि दिनकर जी की कृति नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद में चिंतामणि नामक शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है और आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि ये आपका हो जाएगा सही उत्तर।
उम्मीद है कि आप 3 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से अनुच्छेद को पढ़ना है और किस प्रकार से आपको अनुच्छेद के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपका, किस वर्ष दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। समझिए आप इस प्रश्न को भी कि किस वर्ष दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। आप अनुच्छेद को जब आपने पढ़ा तो देखिए यहां पर लिखा है 1952। 1952 में दिनकर जी को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1952। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अन्य 3 उत्तर आपके हैं 1955 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में। तो आपको बताया है और अनुच्छेद में लिखा भी गया है कि 1952 में दिनकर जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न होगा। लिखा है जन्म का विलोम शब्द है। जन्म शब्द का विलोम शब्द है। क्या होगा समझिए आप। इस प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है मौत, दूसरा ऑप्शन जीवन, तीसरा ऑप्शन मृत्यु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जन्म का जो विलोम शब्द होगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जन्म का विलोम क्या होगा? मौत जो है हम जनरली कह देते हैं, लेकिन यह कहीं पर आपको किताब में किसी मौत जो है जन्म का विलोम शब्द लिखा नहीं दिखाई देगा। दूसरा जीवन, तो जन्म जीवन का भी विलोम शब्द नहीं है। तीसरा है मृत्यु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपका जो जन्म का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या? जन्म का जो विलोम शब्द होगा वो होगा क्या? मृत्यु। जन्म का मतलब होता है पैदा होना और मृत्यु का मतलब होता है जीवन को समाप्त कर देना, अर्थात मर जाना। तो ये रहे इस प्रश्न के, इस अनुच्छेद के 5 प्रश्न। और हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा एक बार आप देख लेंगे।
आप क्या क्या अपनी किताब से आप तैयारी कर रहे हैं। आपके पास कोई ना कोई किताब होगी और हर किताब में, हर बुक में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे तथा अन्य चीजें दी गई हैं। आप उन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लें। नंबर 1, आप विलोम शब्द को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर अनुच्छेद में आप ये मान के चलिए या तो आपसे विलोम शब्द पूछा जाएगा, या पर्यायवाची पूछा जाएगा, या समानार्थी शब्द पूछा जाएगा, ठीक है, या आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे मुहावरा भी पूछ दिया जाए। तो विलोम शब्द है आपका नंबर 2, पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची हो गया। नंबर 3 आपका समानार्थी हो गया, समानार्थी शब्द हो गए। और आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। तो आपकी बुक में हिंदी का जितना भी मैटर दिया गया है आप उसे अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, ताकि आपसे इस प्रकार के जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं उन्हें आप अच्छी तरह से कर लें। तो उम्मीद है कि आपको यह अनुच्छेद अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके 5 उत्तर आपने बहुत ही आसानी से दे पाए होंगे। तो इस तरह से आप हिंदी को करेंगे और आप से गलती होने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम रहेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।